तो भी चलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर रेगड़ समाज अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं है। इस विषय पे हमारे एक बहुत ही युवा और होनहार अधिकारी हैं श्री प्रकाश जी चौहान। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पे सीधे जो कंसंट्रेट करके और अपनी बात रखें। अब तक जो प्रयास किए हैं वो भी बताएंगे और आगे इसका क्या भविष्य है वो भी आप बताएंगे। श्री प्रकाश जी चौहान। आदरणीय मंच और सदन, सबसे पहले मैं आयोजकों को संक्षिप्त धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और उस तरफ से एक आवाज आ रही थी, उस आवाज को बल देना चाहूंगा, जय 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 भीम, जिंदाबाद। अभी तक जो वक्ता आए हैं, आपने सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति इत्यादि से संबंधित अपना वक्तव्य दिया है। मैं एक समस्या लेके आया हूं जो रेगड़ समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। धंधा, रोजगार, नौकरी, इसके कारण हमारा विस्थापन होता रहता है और हमारा रेगड़ समाज आज कई राज्यों में विस्थापित है, जिसमें से कई राज्यों में आरक्षण नहीं है। वर्तमान में 7 राज्यों में आरक्षण है, हिमाचल प्रदेश में भी है जहां रेगड़ समाज नगण्य है। लेकिन जहां रेगड़ समाज आज बहुत अधिक संख्या में है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। वहां पे रेगड़ समाज को आरक्षण नहीं है। अभी सिंगाड़िया साहब ने बोला कि हमको अपनी राजनीतिक आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि राजनीतिक आवाज बुलंद करने के लिए आपके पास एक मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर निकलिए। लोगों को पता चलेगा कि रेगड़ समाज सड़कों पे घूम रहा है, रेगड़ समाज अपनी मांग रख रहा है और रेगड़ समाज नाम का कोई समाज है, नहीं तो इस समाज को शंभू रेगड़ जैसे नामों से जाना जाएगा। आप अपना नाम बुलंद करिए, अपनी मांग बुलंद करिए, तब आपको लोग सुनेंगे। और यदि हम अपनी मांग नहीं बनवा पाए तो राजनीति के अंदर हम अपनी घुसपैठ, अपना वर्चस्व नहीं साबित कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि अंदरूनी विचार हमने सब कर लिया, लेकिन जब मुख्य अतिथि आएंगे तो उनके सामने हमारी प्रमुख मांग रखी जाए। और ये सबसे उचित समय है क्योंकि जिन राज्यों के लिए हम मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार, सभी जगह एक ही पार्टी की सरकार है और राजस्थान में 2018 में चुनाव आ रहे हैं और केंद्र सरकार में 2019 के अंदर चुनाव आ रहे हैं। यदि यहाँ पर हम इस मांग को नहीं रख पाते हैं और 2019 तक अपनी मांग को नहीं मनवा सकते तो उस मुद्दे को भूल जाइए और ये राग अलापना हम बंद कर देंगे। तो मेरा निवेदन है कि मुख्य अतिथि आने के बाद जो भी वक्ता अपना वक्तव्य देवे, जोरदार तरीके से मुद्दे को रखें। अब मैं इस मुद्दे पर अब तक की जो प्रगति हुई है और कानूनी प्रावधान क्या है वो बताऊंगा ताकि आप मुख्य अतिथि महोदय के साथ बता पाए। गुजरात के अंदर हमने पहले इसके अंदर छुटपुट प्रयास होते रहे। 2009 में श्री सीएम चांदोलिया साहब आए जो इस मंच को सुशोभित भी कर रहे हैं। सीएम चांदोलिया साहब के नेतृत्व में इनकी सलाह के ऊपर 2009 के अंदर हमने अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत आवेदन किया। गुजरात सरकार ने बताया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है और हमने केंद्र सरकार में अर्जी करी, लेकिन उसके बावजूद भी यह नहीं हो सका। उसके बाद हमने एक दूसरा प्रयास किया। जब नियमों को खंगाला गया तो 1982 का एक भारत सरकार का सर्कुलर है। वो सर्कुलर ये कहता है कि कोई भी माइग्रेटेड अनुसूचित जाति है, माइग्रेटेड एससी है, उसको जिस राज्य में माइग्रेटेड है, जैसे गुजरात के अंदर राजस्थान से हम लोग गए तो हमको गुजरात से ही माइग्रेटेड एससी विस्थापित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा जो कि केंद्र सरकार की नौकरियों के अंदर काम आएगा और उसकी कार्यवाही चल रही है। और लगभग अभी चुनाव से पहले वो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी। चूंकि ये प्रावधान पहले से है इसलिए ये हो जाएगा। यदि नहीं हो जाएगा तो अभी हमने क्या किया है कि मास लेवल पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो काउंटर पे ले नहीं रहे कि आप कॉलम नहीं है रेगड़ जाति का इसके अंदर। तो अब सिर्फ एक तकनीकी समस्या रह गई कि कॉलम नहीं है, तो हम मास लेवल पे एप्लीकेशन कर रहे हैं गुजरात के अंदर। और यदि उस मास लेवल पे एप्लीकेशन ये कर रहे हैं कि आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है
रेगर जाति को प्रमाण पत्र देने की, तो आप ऑफलाइन प्रमाण पत्र हमको दें और हम ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक सिटीजन चार्टर के अनुसार जो 7 दिन का न्यूनतम समय है, वो समय बीत जाने के बाद शायद अगले महीने, इसी महीने के अंत तक हम गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। और चूंकि कानून के अंदर प्रावधान है इसका, इसलिए वो हमको मिल जाएगा। हम महासभा से ये अपेक्षा करेंगे कि आप जो अखिल भारतीय स्तर पर जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्य को अनुसूचित जाति में जो शामिल करवाने का जो प्रयास है, उसके ऊपर जोर देवें और शामिल करावें। लेकिन शामिल करने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि किसी भी राज्य का अनुसूचित जाति होने के लिए उसको उस राज्य में उसके या उसके पूर्वज 1950 से पहले से रहने चाहिए। अब हमारे कई बहुत कम लोग हैं जो पहले से विस्थापित है, उनके पास भी किसी तरह का सबूत नहीं है कि 1950 से पहले से रह रहे हैं, क्योंकि वो जमीन का दस्तावेज मांगते हैं। तो हमारे पास जमीन का डॉक्यूमेंट कई लोगों के पास नहीं है। और गुजरात और महाराष्ट्र में कई लोग ऐसे हैं जो 1950 के बाद गए हैं। तो इस समस्या के लिए भी सिर्फ रेगर समाज ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सभी संगठनों के साथ मिलकर इस समय सीमा को बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी हमने जो देखा है, मुंबई के लिए ये 10 अगस्त 1950 की तिथि है, गुजरात के लिए भी वही है, क्योंकि दोनों का जो एक्ट है वो मुंबई एक्ट चलता है। उत्तराखंड जो नया राज्य बना, उसके अंदर 2000 के अंदर बना, तो ये है कि पिछले 15 सालों से रहना चाहिए 2000 से, मतलब 1985 भी वो लिमिट आ गई। हम एक राष्ट्र एक कर की तरफ जा रहे हैं, तो हम सरकार को निवेदन करें कि हम एक राष्ट्र एक नियम भी रखें। तो जिस तरह से ये डेडलाइन जब 1985 तक आ जाती है, जैसे आयकर अधिनियम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर भी इसी तरह की लिमिट थी कैपिटल गेन के लिए 1980 की, उसको बढ़ाया गया है। तो समय के साथ आप आने सदियों तक एक ही डेट को पकड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ गई है, हम एक जगह से दूसरे जगह जाना हमारा बढ़ गया है। तो ऐसे में ये डेडलाइन जब तक चेंज नहीं होगी, हम यदि अनुसूचित जाति में शामिल करवा भी देंगे तो हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं होने के कारण। क्योंकि लेकिन हमको इन सब के बावजूद भी हमारा पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंदर रेगर जाति को शामिल कराया जाए। क्योंकि सिर्फ नौकरियां और यही नहीं है, रोजगार के अंदर भी कई तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका हमारे लोग लाभ नहीं ले पाते। गिरधारी लाल जी धोलिया गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कार्ड बनवाए कई तरह के, रोज जिस तरह से ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस तरह के कार्ड बनाए। लेकिन जहाँ भी एग्जीबिशन होता है, जहाँ एससी का लाभ मिलना होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो अनुसूचित जाति में इसको शामिल करवाना अत्यंत आवश्यक है। और जो माइग्रेटेड अनुसूचित जाति का है, वो हम अपना स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। माइग्रेटेड अनुसूचित जाति का मतलब ये है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति हरियाणा जाता है तो हरियाणा में भी अपना अनुसूचित जाति में है, लेकिन वो अनुसूचित जाति का हरियाणा का प्रमाण पत्र नहीं ले सकता, क्योंकि उसके वो या उसके पूर्वज हरियाणा में पहले से नहीं रह रहे। तो उसको आज की तिथि में माइग्रेटेड अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर के कारण वो नहीं हो रहा है, तो उसको हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। और महाराष्ट्र वालों से भी बोलेंगे कि वो भी हमारे साथ मिलकर अपने स्तर पर प्रयास दें, क्योंकि महासभा के लिए तो हम एक बहुत बड़ा काम देना चाहते हैं। ये छुटपुट काम तो सब हम लोग कर लेंगे। तो महासभा ये है कि इससे निवेदन है कि इसको राजनीतिक दबाव बनाए। और अभी हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, तो उसके बाद जो भी वक्ता आवे वो इसके ऊपर बोले। और बाद में भी सभी संगठनों के साथ, अनुसूचित जाति के सभी संगठनों के साथ मिलकर इस 1950 की डेडलाइन को दूर करावे। क्योंकि आज रोजगार के प्रयास में लोग अपना स्थान छोड़ते हैं, और स्थान छोड़ने के बाद उसको वो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और वो समय सीमा ऐसी होनी चाहिए जो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए चाहिए, उसके बराबर सी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है। 1950 से पहले का जो लोग गुजरात में रह रहे हैं उनके पास भी नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 2013 में एक सर्कुलर लाया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये प्रमाण पत्र जो है जमीन का प्रूफ देने की बाध्यता खत्म कर दी है 2013 से। 2013 में वहाँ चुनाव से पहले वो खत्म कर दी थी। तो महाराष्ट्र के अंदर ये है कि आज कोई ले सकता है,
वहाँ का पंचायत का जो अधिकारी है वो या वार्ड मेंबर है वो प्रमाण पत्र देगा, उसके आधार पर ले सकता है। जमीन का दस्तावेज की जरूरत नहीं है, गुजरात में आज भी उसकी जरूरत है। तो इस बाध्यता को गुजरात में भी खत्म करावें और अनुसूचित जाति का मूल गुजरात की सूची में शामिल करावें, मूल महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की सूची में शामिल करावें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले श्री मुक्तेश चंद्र जी गांडेगौलिया साहब ने एक बात कही थी, जो सुझाव दिए थे कि हमारा कोचिंग सेंटर होना चाहिए और मंदिरों में शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि हम गुजरात में पिछले साल 56 बच्चों की निःशुल्क कोचिंग कराई थी, बैंक पीओ और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एक बच्ची जिसने निःशुल्क कोचिंग नहीं की थी, लेकिन उसका बैंक पीओ में चयन हो गया है। और बहुत लोगों का विरोध भी हुआ, लेकिन हमने मंदिरों के अंदर, वहाँ एक मंदिर है उसके अंदर करीब 120 बच्चों का ट्यूशन शुरू किया है और कोशिश है कि सभी मंदिर ट्यूशन के काम आवे। एक छोटे से प्रयास है और उसके ऊपर इन प्रयासों पे बताना चाहूँगा, आरक्षण के प्रयासों पे भी, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से गंगा जल निकलेगा। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय जात माता। धन्यवाद प्रकाश जी। आपकी गुजरात के मामले में अनुसूचित जाति में किस तरह से रेगड़ समाज शामिल हो, बहुत मेहनत की है। और वही चीज़ महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो काफ़ी पीछे हैं इस मामले में। वो इस चीज़ को देखें और प्रकाश जी से बात करके वहाँ भी इस कार्रवाई को शुरू करें। एक मोबाइल खो गया है वीवो का, किसी को मिले तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं बाड़मेर के श्री दिनेश जी कुलदीप, उनका है। अगला जो एक विषय है वो ये है कि हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं लेकिन प्रतिभावान बच्चे हैं, उनके लिए और कुछ ऐसे आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है उस परिवार के लिए, या प्राणघातक बीमारी अगर हो जाती है उसके लिए समाज को किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, महासभा के मार्फत किस तरह से उस कोष का स्थापना करना चाहिए, इसके बारे में पहले श्री घनश्याम जी सकरवाल बोलेंगे और उसको ऑफ सब्सटेंशिएट करेंगे हमारे आदरणीय संयोजक महोदय श्री योगेंद्र जी चांदोलिया। तो मैं पहले निवेदन करूंगा घनश्याम जी से कि वो इस पर अपनी बात कहें। रायगढ़ समाज बोल गंगा माई की, स्वामी ज्ञान सुख जी महाराज, स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा के इस छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री भगवानलाल खटनावलिया जी, देश भर से आए हुए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों के प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण और इस आयोजन के संयोजक आदरणीय श्री योगेंद्र चांदोलिया जी, मैं देश भर से इस सम्मेलन स्थल पे आए हुए सभी तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने अलग अलग विषयों के ऊपर अपने विचारों को रखा है। मैं जो विचार रख रहा हूं, अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर बाकायदा उन विचारों को पारित किया गया है और वह हमारी महासभा का संकल्प है। उस संकल्प के ऊपर आपका समर्थन चाहिए, अनुमोदन चाहिए, और वह संकल्प है, उस चीज को मैंने समय का अपव्यय ना हो लेखनीबद्ध करते हुए मैंने उसको कलमबंद किया है और बाकायदा लिखा है। मैं समय को बचाने के लिए उस चीज को आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि हमने एक कोष की स्थापना की है और उस कोष की स्थापना को सबसे पहले
फंड का जो नाम रखा है कोष का, वह है अखिल भारतीय रैगर महासभा के जो संस्थापक हैं स्वामी आत्मानंद लक्ष्य और उनके गुरुदेव स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, उन दोनों को नाम को जोड़कर उस कोष की स्थापना की गई है और वह नाम रखा गया है, और वह नाम है ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष। इतना सुंदर नाम इस कोष को दिया गया है। पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा कि इस कोष की स्थापना का विचार तब आया जब देखा गया कि समाज के कई व्यक्तियों और परिवारों के होनहार बच्चों को आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाना पड़ता है, अथवा उच्च श्रेणी की परीक्षाओं हेतु कोचिंग करने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार जानलेवा व प्राणघातक बीमारियों का आर्थिक अभाव के कारण महंगा इलाज नहीं करा पाते। इसी प्रकार कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, उसके कारण भी कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन सभी आकस्मिक घटनाओं और जो मैंने कारण बताए, इन सब के लिए तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक कोष की स्थापना की गई है और उसका नाम, जैसे कि मैंने अभी बताया, ज्ञान लक्ष्य कोष किया गया है। कोष की जो कुछ बिंदु हैं, आपके जहन के अंदर प्रश्न होगा कि इस कोष की आय का स्रोत क्या होगा। कोष की आय का स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत सार्वजनिक चंदा ही होगा। कल्याण कोष के नाम से बैंक में एक अलग से खाता खोला जाएगा। संपूर्ण समाज से अपील की जाएगी कि वे इस कार्य के लिए कम से कम 100 रुपए उस खाते के अंदर जमा करें। उससे अधिक की राशि भी वे जमा कर सकते हैं, मगर अधिक राशि 100 के गुणक के अंदर उसको की जाएगी। बाकायदा उसका एक अलग से बैंक खाता खोला जाएगा, उसका IFSC कोड और ये सारी चीज़ें खाता खोलने के बाद समाज के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा और समाज से अपील की जाएगी कि लोग स्वेच्छा से उस फंड के अंदर जो है अपना स्वैच्छिक दान दें। इसमें कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है और जो बैंक की जो रसीद है, जो आप बैंक में पैसा जमा करेंगे वही इसकी रसीद मानी जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक के अलावा अगर कैशियर को पैसा देते हैं तो कैशियर उसकी रसीद जारी करेगा। इस कोर्स का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा दोनों ही करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कामकाज को देखने के लिए 2 व्यक्तियों को नामित करेंगे, जो सारे बही खाते, फंड्स वगैरह सारी चीज़ों की जो है हिसाब किताब को रखेंगे। इस कोष का जो कार्यकाल है वह भी महासभा का कार्यकाल ही माना जाएगा, अर्थात महासभा के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात इस का कार्यकाल भी समाप्त समझा जाएगा और अगला जो जिसको भी होगा वो उसके हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसमें 3 श्रेणी के लोग जो हैं कोष को प्राप्त कर सकेंगे। मैं सबसे चाहूँगा कि वो इन बातों को बहुत तवज्जो के साथ सुनें। पहला, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सहायता। रैगर समाज की ऐसी छात्र छात्राएं जो प्रतिभावान होते हुए भी आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं एवं उन्नत शिक्षा हेतु उनका परिवार आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, वह आगे ऐसी छात्र छात्राएं जो प्रतिभावान होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च शिक्षा के लिए उनके परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे परिवारजनों को जो है कोशिश की जाएगी कि इस कोष से जो है कम से कम 1 लाख रुपए तक की जो है उसकी मदद की जाए। एक मुश्त राशि के रूप के अंदर 1 लाख रुपए की मदद इन तीनों ही कारणों के अंदर। दूसरा है घातक एवं जानलेवा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की सहायता। रैगर समाज के ऐसे व्यक्ति जो हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, लीवर, कैंसर, एड्स आदि जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं,
परंतु धन अभाव के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति को इस कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसा परिवार जो प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगने, बिजली गिरने, बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो जाने और इन घटनाओं के कारण बिल्कुल बेघर हो जाएं, जो बेघर हो जाएं और उनकी आजीविका के साधन एक प्रकार से समाप्त हो जाएं, तो ऐसे परिवारों को भी जो है 1 लाख रुपए की जो है सहायता का अनुदान का प्रोविजन है। बहुत सीमित और साधारण इसका आवेदन पत्र होगा और छोटे मोटे कारणों से उनको बाकायदा निरस्त किया जाए ऐसा नहीं किया जाएगा। अपेक्षा रहेगी कि सभी का जो है इसके अंदर जो वास्तविक इसके हकदार हैं उनको इसकी मदद मिले। इस अकाउंट की बाकायदा ऑडिट होगा, उसकी रिपोर्ट महासभा के जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर उस बैठक में रखा जाएगा। और यह एक ऐसी योजना है जो अब से पूर्व महासभा के किसी भी कार्यकाल के अंदर इस प्रकार के चिंतन को नहीं किया गया। तो यह चिंतन हमारी अखिल भारतीय रैगर महासभा की वर्तमान टीम ने किया है और हम इसको बाकायदा लागू करेंगे। इसके लागू होने के अंदर मगर आपका सहयोग चाहिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अखिल भारतीय रैगर महासभा के इस प्रपोजल को अपना हाथ उठा के समर्थन व्यक्त करें।